पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले को पहमा से आपको अब मिलवाते हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान का फ़ख्र जो है बुलंद करने वाले, पाकिस्तान का सर ऊंचा करने वाले सरबाज खान से, जिन्होंने बहुत सारे जो है वो बेहतरीन काम किए हैं। इनमें एक तो ये कि दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर वो पहले पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तानी परचम लहराया है। उनकी जो 8000 मीटर से ज़ायद चोटियों की दीगर कामयाबियों में K2 है, नांगा पर्वत है, ब्रॉड पीक है, मनसलो भी शामिल है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हाल ही में महीना गुजरा होगा कि जब उन्होंने गुशेपुर 1 और गुशेपुर 2 भी किया है। इसके अलावा उनका एक बड़ा अहम मिशन है, वो क्या है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन सरबाज भाई। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आप गुशेपुर 1 और 2 करने जा रहे थे। उससे पहले मेरी आपसे बात हुई थी, बहुत एक्साइटेड थे आप, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि मैं इस वक्त मिशन समिट 14 पे हूँ। अच्छा। और ऑलरेडी मैं 8 पीक्स कर चुका हूँ। तो इसमें आपको पता है कि क्लाइंबिंग माउंटेनियरिंग एक सब दुनिया में ख़तरनाक खेल और सबसे एक्सपेंसिव खेल माना जाता है। तो अभी तक जो मैंने पीक्स की है, नेपाल में 4 और पाकिस्तान में 4 पीक्स में ऑलरेडी कर चुका हूँ। और अभी मेरा और 6 रहते हैं जो मिशन समिट 14 के 6 पीक्स। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ एक और पीक पे जाने का मेरा प्लान है। तो मेरे जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया रहा। अच्छा सरबाज, मुझे बताएं ये मिशन समिट 14 क्या है? दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ हैं, जिसको मिशन 14 कहा जाता है। अभी तक पाकिस्तान से कोई भी क्लाइंबर इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर सका है। हमारे पास इतने पीक्स भी है, 5 पीक्स पाकिस्तान में है, जिनमें से 7 पीक नेपाल में और 2 चाइना में है। तो मोहम्मद अली साद पारा, जो कि मेरा उस्ताद भी रहा है, वो इस मिशन पे थे। हम दोनों ही, बल्कि इस मिशन को हमने 2017 में, वो पहले से काफ़ी मुझसे सीनियर भी थे, लेकिन 2017 के बाद हम दोनों ने एक पीक की, नंगा पर्वत, जो कि दुनिया की फर्स्ट ऑटम एसेंट थी। तो मुझे अली भाई का शागिर्दी का वहाँ पे मौका मिला और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा 8000 पीक नंगा पर्वत, जो कि किलर माउंटेन कहा जाता है, वो समिट की। उसके बाद मैंने मिशन समिट 14 का अनाउंस किया और अभी तक लगातार मेरे 8 अटेम्प्ट्स हुए हैं दुनिया के 8000 पीक्स पे, और मेरे सारे 8 के 8 सक्सेस रहे। अच्छा, ये कितना ज़रूरी है सरबाज भाई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 8 आपने कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स किए हैं, ये सारे आपने एक ही बार में असेंड कर लिए हैं या आपको दोबारा किसी को अटेम्प्ट करना पड़ा है? K2 को मैंने अटेम्प्ट किया था 2 दफ़ा, 2016 में और 17 में। उसमें मैं नाकाम रहा, मौसम की ख़राबी और हालात की वजह से, ज़्यादा बर्फ़ की वजह से। लेकिन जब 18 में मैंने अटेम्प्ट किया तो उसमें मुझे कामयाबी मिली। सही। अच्छा सरबाज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि, और हम देखते भी हैं, ये बड़ा मुश्किल है। अब तक सबसे मुश्किल मरहला वही था K2 वाला, ये इसके अलावा भी कोई चीज़ ऐसी आई क्योंकि आपको लगा कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चैलेंज है भाई अब तक का? दुनिया में देखा जाए तो जो 14 पीक्स है, उनमें से K2, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा जो नेपाल में है। अन्नपूर्णा में मैं अप्रैल मई में मैं और मेरा दोस्त क्लाइंबिंग पार्टनर अब्दुल जोशी गए थे। और वो कोई भी पाकिस्तानी का पहला पीक था वहाँ पे। उससे पहले कोई भी पाकिस्तानी इस पीक पे ट्राई नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे जो भी 14 मिशन पे होता है वही जाता है। और उसका जो डेथ रेशो है वो तकरीबन 31%, जो कि किसी भी 8000 पीक में सबसे ज़्यादा थी। तो वहाँ पे हम जब गए, पहले ही रोटेशन में कैंप 1 पे ही हम 2 दफ़ा एवलांच की ज़द में आए। और मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीक नंगा पर्वत के बाद मुझे अन्नपूर्णा लगा। लेकिन नंगा पर्वत हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, अली मरहूम भी थे, तो उसमें इतना हमारा लिए मसला नहीं हुआ। लेकिन मुझे अन्नपूर्णा पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा। अच्छा, आप बार बार ऐसे शख्स का नाम ले रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान का जो है सर फ़ख्र से बुलंद किया। कल हम साजिद भाई से भी बात कर रहे थे, साजिद सतपारा, अली सतपारा के बेटे से, तो उनसे भी हमने कुछ यादें ताज़ा की, क्योंकि आप उनके शागिर्द भी रह चुके हैं अली सतपारा के। कैसे इंसान थे वो? और क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेनियरिंग बड़ा चैलेंजिंग काम है,
तो किस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करते थे, क्या जज्बा होता था, क्या प्रिपरेशन होती थी आप लोगों की? अली भाई के साथ मेरा बहुत क्लोज, यानी वो मुझसे उम्र में काफ़ी फ़र्क थी, लेकिन हम दोनों, वो मेरे बड़े भाई की जगह में था। और 4 पीक्स दुनिया के 8000, 2 नेपाल में, 2 पाकिस्तान हमने साथ की थी। आप वीडियोस भी देखेंगे उसके कि उसमें मैं मनसलू का फर्स्ट 8000 था वो, जो कि पहला किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया था। हम कैंप 4 में मिलते हैं और अभी आपने वीडियो भी दिखाई। तो अली भाई का एक अजीब सा मिजाज था, वो हमेशा पहाड़ों पे हंसते रहते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारी थकावट, क्योंकि हमें वहाँ पे इतनी हाई एल्टीट्यूड पे, और हम एक तो हम पाकिस्तानी विदाउट ऑक्सीजन के हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो अली भाई एक ऐसे इंसान थे जो आपकी जो थकावट है वो अपनी मुस्कुराहट से आपका दूर कराते थे। ठीक। अच्छा, अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कोह पैमाई की तरबियत लेने के लिए क्या ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है? ट्रेनिंग सहूलियात क्या होती हैं? ये तो बहुत अहम सवाल है कि आपने, तो अभी तक हम सोच रहे थे कि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, जो कि यहाँ पे एक इदारा है जो कि इसका ज़िम्मेदार है, अभी तक तो मैंने कोई ऐसा ट्रेनिंग भी नहीं ली है। इसका बहरान है, हमें अशद ज़रूरत है। हमारा पीएम साहब ख़ुद भी एक एथलीट रहे हैं। मैं इस चैनल के थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस फील्ड में बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास कोई भी अभी तक कोई इंटरनेशनल माउंटेन गाइड नहीं है, तो इंशाल्लाह उनका भी गलती नहीं है, अल्पाइन क्लब वालों का भी, क्योंकि उनको जिस तरह दूसरे फेडरेशन को क्रिकेट हो गया है और दूसरे जो फेडरेशन है, जिस तरह उनको फंड्स मिल रहे हैं, इनको नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि स्पोर्ट्स बोर्ड से भी और वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी और जितने भी हमारे ये इदारे हैं उनसे कि आप अल्पाइन क्लब को सपोर्ट करें, ताकि उनके वाकई में कोई अगर उनके पास फंड होंगे तो वो कोई ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। अच्छा, तो इसका सब प्रोग्राम है, स्कूल्स की ट्रेनिंग की। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जी बड़ा सपोर्ट किया है जितने भी माउंटेनर्स हैं, स्पॉन्सर से लेके उनकी ट्रेनिंग तक भी। ख़ास तौर पे अभी अली सतपारा के नाम पे उन्होंने जो स्कर्दू में जो माउंटेनियरिंग स्कूल था वो भी उनके नाम पे कर दिया है। इस तरह के मज़ीद अगर ट्रेनिंग स्कूल्स पाकिस्तान में खोले जाएं, आप देख रहे हैं कि अब सिर्फ ये जो माउंटेनियरिंग है ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान रीजन तक नहीं, बल्कि अब शहरोज़ काशिफ हैं जो कि लाहौर से इसको कर रहे हैं, कराची के कितने लोग हैं, फैसलाबाद से कितने लोग हैं जो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर इस तरह के मज़ीद स्कूल्स पाकिस्तान में खोले जाएं तो फ्यूचर आप ब्राइट देखते हैं माउंटेनियरिंग का पाकिस्तान में? बिल्कुल ब्राइट हो सकता है, और काम भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 1-2 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल शेरोज़ काशिफ हो गया, अभी जो मेरे साथ फर्स्ट पाकिस्तानी बड़ी नाइला कियानी, जो कि समीना बेग थी हमारे पास पहले, जो एवरेस्ट समिटर थी। उसके बाद अभी नाइला कियानी जो कि पहले पाकिस्तानी बनी, जिसने कराकुरुम, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे तस्वूर किया जाता है क्लाइंबिंग की दुनिया में, वहाँ पे उसने G2 मेरे साथ समिट की। ये एक खुशाइन बात है कि हाँ, डाउन से भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बात की कि बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन जब भी हम ख़वातीन की बात करते हैं और ख़वातीन का इस तरह की मुहिम में हिस्सा लेना उनके लिए तो ज़्यादा चैलेंजिंग है। आप आने वाले वक्त में फ्यूचर में ख़वातीन का इस हवाले से कैसा फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि ये हमने जिन 2 ख़वातीन का जिक्र किया, उनका आप लोगों के साथ इस तरह से मुहिम में हिस्सा लेना, इतने चैलेंजेस को फेस करना खुशाइंद तो है, लेकिन इसको मेनटेन रखना कि बाकी भी ख़वातीन इसकी जानिब राग़िब हो, ये भी बड़ा ज़रूरी है। हम अपने लेवल पे, मैं हो गया, साद मुनव्वर और हमारी टीम है अफजल जोशी, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो ट्रेंड है इसको थोड़ा चेंज करके ख़वातीन को भी इस फील्ड में लाएं, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी आते हैं जो हमें ख़वातीन ही फ़ीमेल गाइड्स का डिमांड करती है। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि हम इस ट्रेंड को भी उनकी तरफ वो करें कि ख़वातीन भी इस फील्ड में आएँ। जब तक आप ख़वातीन को इस फील्ड में या किसी भी काम में ख़वातीन को बराबर नहीं लाएंगे तो वो आपको पता है कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकती। सही है। अच्छा, आखिर में सिर्फ सरबाज भाई, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, ये बताते जाइएगा, अगर कोई लड़का लड़की इस वक्त घर में बैठा देख रहा है आपको, तो वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कहाँ से करे? क्योंकि स्कूल्स होनी है, कैसे करे? रनिंग स्टार्ट करे, रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट करे, कितना ख़र्चा आता है, ये सब बताएं।
बिल्कुल, जब भी कोई अगर न्यू बिगनर आना चाहता है तो वो ट्रेनिंग के बगैर नहीं आ सकता, क्योंकि हम माउंटेनियरिंग में कहते हैं कि ख़ासकर 8000 पे माउंटेन पे पहली गलती आखिरी गलती तस्वुर किया जाता है। तो कोई भी अगर आप ख़ासकर नए जनरेशन कोई भी आना चाहते हैं तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग करें फिज़िकली। और हम कहते हैं कि माउंटेनियर्स कहते हैं कि किसी भी क्लाइंबर को फिज़िकली से भी ज़्यादा मेंटली आपको उस लेवल पे, हाई लेवल पे जो डेथ जोन्स होते हैं वहाँ पे डिसीजन लेने की आपके पास सोच और ज़हन तगड़ी होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि फिज़िकली स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। तो आप मेहनत करें, और अगर आप फील्ड में आना चाहते हैं तो हम भी काम कर रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें। अगर अच्छा, कोई और सिर्फ इतना बता दें, नेक्स्ट समिट कौन सी करने जा रहे हैं और कब? तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अनाउंस करूंगा। अच्छा, चलिए, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। वैसे आप मुझे ऑफ कैमरा बता चुके हैं, लेकिन थैंक यू सो मच सरबाज भाई। जब भी आपसे बात होती है बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप और आपके हमरा दीगर जितने भी ऐसे कोपहमा हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लिमिटेड वसाइल में रह भी अगर हम ये काम कर सकते तो सोचिए अगर हमारे पास वसाइल अच्छे हो जाएं तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और अभी हमने आपको सरबाज से मिलाया, और अब हमने गुज़िश्ता रोज़ जैसे आपको बताया था कि जो पासूकोन्स हैं उनको 12 पाकिस्तानी मर्द और ख़ातीन का कंटिंजेंट था कोपहमाओं का, उसने सर किया था और कामयाब मिशन के बाद वापस हुंजा आए थे अपने इलाके शमशाल। बड़ा ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल किया था। हमें आज ज्वाइन कर लिया है, इस टीम को लीड कर रहे हैं और सरबाज के दोस्त भी हैं अब्दुल जोशी भाई ने। अब्दुल जोशी भाई, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। आप लोगों ने पासूकोन सर कर लिया है, कितने दिन लगे आपको? जी थैंक यू सो मच। हम तकरीबन कोई 12 मेंबर्स थे और हमें तकरीबन 14 दिन लगा, क्योंकि हमने जो प्लान बनाया था कि हमने 14 अगस्त के दिन हमने सबमिट करना है, तो ये कुम तारीख से लेके 14 तारीख तक हमने अपना एक्सपीडिशन जारी रखा। सही। अच्छा, मौसम कैसा था वहाँ का? क्योंकि कोहपेमाओं के लिए किसी भी मुहिम पर सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना वो मौसम है, तो मौसम कैसा था? जी मौसम ओवरऑल हमें काफ़ी ख़राब मिला, लेकिन बीच बीच में हमें मौसम काफ़ी सही मौसम भी मिला। और अक्सर ये होता है कि जब भी आप समिट पे जाएंगे या ओवरऑल आप जब क्लाइंबिंग करेंगे तो उसके लिए मौसम का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब मौसम ख़राब होता है तो क्लाइंबिंग जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होता है। जब अच्छी मौसम आपको मिल जाती है तो उसमें क्लाइंबिंग जो है ना वो इजी होता है। मतलब ये कि आपको फिर फ्रॉस्ट बाइट या फिर आपको सर्दी में लिखते हैं। और दूसरा ये कि सेफ्टी के लिहाज से भी जब मौसम ख़राब होता है तो बंदे जो ना अपने आप को स्कीव नहीं करता, सेफ्टी के लिहाज से ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो हर पहाड़ के लिए मौसम का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और हमने कोशिश किया कि टाइम टू टाइम हमने वेदर फोरकास्ट लिया और उसके मुताबिक हमने क्लाइंब किया। और दूसरी बात ये कि जब आप समिट पे जाएंगे या ओवरऑल जब आप क्लाइंब करेंगे तो मौसम के साथ साथ आप लोगों ने मतलब टाइम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप लेट जाएंगे तो इसमें जो ना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो ये कि जब धूप पड़ती है तो जो बर्फ़ है वो मेल्ट होती है, तो उसमें जो ना फिर काफ़ी ख़तरात हो सकती है। वेलकम बैक, खुश आमदीद। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 2 साल से जिस मामले ने पूरी दुनिया को गिरफ्त में लिया हुआ है वो है कोरोना। अब कोरोना से मुतालिक बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं। अब एक नई तहकीक आपके सामने रखते हैं और बड़ी अनोखी तहकीक है ये। कनेडियन तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि नौजवानों में कोरोना का ख़तरा तवक्कुआत से ज़्यादा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इस तहकीक में बताया गया है कि नौजवानों में कोरोना वायरस की शरह पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। और तीसरी चीज़ जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जवान मर्द मुअम्मर अफराद में इस बीमारी को मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा करते हैं।
तो इस मामले पर हम बात करेंगे। अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है मेडिकल रिसर्चर महविश मार्टिन ने। महविश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम तो ये सुनते आ रहे थे कि जो नौजवान हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इसलिए कोरोना उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता है, लेकिन ये तहकीक तो कुछ और ही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, आई हैवंट रेड दैट, बट उसके बारे में ये कहूँगी कि मैं अपने पुराने इंटरव्यूज़ में पहले ये बात कर चुकी हूँ कि जो कोरोना वायरस है या जो कोविड-19 का ये सबको इक्वली इफ़ेक्ट कर रहा है। इट हैज़ अफेक्टेड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इट डज़ नॉट सी अ रेस, कलर और जेंडर। पहले ये बातें हो रही थी कि जो कोविड-19 का वायरस है ये सिर्फ जो है वो मोमर या जो बुज़ुर्ग हैं, द ओल्डर पीपल, इट अफेक्ट्स देम मोर, या उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर या कीमोथेरेपी या HIV के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आया कि जो यंगस्टर्स हैं उनको लगा कि हमें ये वायरस होना ही नहीं है, और वो उसमें ये था कि वैक्सीन हेजिटेंसी देखी गई कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे। तो एक चीज़ जो देखने में आई वो ये था कि मोस्ट ऑफ़ द यंगस्टर्स दे वर थिंकिंग कि सिंस हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें वायरस अटैक ही नहीं कर सकता, जो कि बात गलत साबित हो चुकी है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी और अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव बीन सीइंग इन द हॉस्पिटल्स इन जनरल, कि आप ये देख रहे हैं कि यंग लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ओल्ड बुज़ुर्ग लोग भी हो रहे हैं, यंग भी हो रहे हैं। और अगेन यंग की जो बात हम कर रहे हैं उसमें यही है कि मास्क नहीं पहन रहे, गाइडलाइन CDC की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे। सो आई वुड टेल पीपल एट दिस पॉइंट के जितने भी यंगस्टर्स इस टाइम प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड एंड मास्क अप। सही महविश, जैसे आप खुद भी निशानदेही कर रही हैं कि मास्क ना पहनना या वैक्सीन ना लगवाना, यकीनन ये तो वो एहतियात है जो कि हम बार बार अपने नाज़रीन को कहते हैं कि प्लीज़, पाकिस्तान में भी लोगों को ये कहा जाता है कि प्लीज़ करें आप ये एहतियात। अच्छा, मुझे बताएं कि रिसर्च आपने की नौजवानों से मौमर अफराद में इस वायरस की मुंतकिली, ये कितना संगीन मसला समझा जाता है? देखिए, जो नौजवानों से बुज़ुर्गों में वायरस की मुंतकिली है या ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम द यंगस्टर्स टू द एल्डरली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अब जो जवान हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जो एल्डरली हैं उनको ये है कि मेजॉरिटी लोगों में शुगर आपको मिलेगी, हाइपरटेंशन का वो शिकार हैं, तो और उनका इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये है कि आप जो हैं वो यंग हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत ही इजीली वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं उन लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सो आई गेस कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके घर में जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको दे नीड टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस, कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप स्पेशली मास्क पहने, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है, कौन एसिम्प्टोमेटिक है, कौन माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है, कौन मॉडरेटली सिम्प्टोमेटिक है। जो सीवियर में हैं या सिचुएशन में हैं वो तो हॉस्पिटल में यूजुअली शिफ्ट हो जाते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल एट दिस पॉइंट। यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन दैट यू कैन ब्रिंग द वायरस एट होम एंड यू कैन इन्फेक्ट योर लव्ड वंस who are elderly. It can be your parents, it can be your grandparents. So ये जो teenagers हैं, 20s में हैं, 30s में हैं, डेल्टा वेरिएंट में ये लोग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये जो यंगस्टर्स हैं 20, 30, 40 आई वुड से, तो ये लोग जो हैं ये ज़्यादा वायरस को अनफॉर्चुनेटली घर में ले के आ रहे हैं, बिकॉज अगेन अनफॉर्चुनेटली द गाइडलाइंस ऑफ CDC आर नॉट बीइंग फॉलोड, SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो वायरस है वो यंग लोगों से मुंतकिल हो रहा है इन द एल्डरली। अच्छा महविश, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए जिन्हें वैक्सीन लग चुकी थी।
अब जिस तेज़ी से ये वायरस अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, ये कोरोना अपनी शक्ल बदल रहा है, क्या ये हो सकता है कि हमें हर साल वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाना पड़े? देखिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए मेरा मैसेज जो है वो ये है कि मास्क अप पाकिस्तान एंड गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल because vaccine provides substantial protection against preventing severe illness from coronavirus and its variants. So get vaccinated as soon as possible, wear masks, avoid large gatherings. चलिए, बहुत शुक्रिया महविश, आप इस रिसर्च के हवाले हमसे बात कर रही थी। तो कोरोना जिस तरह से अपनी शक्ल बदलता जा रहा है और अग्रेसिव होता जा रहा है, हमें भी एक स्टेप आगे रह के इससे लड़ना है, यानी कि मास्क लगाना है और वैक्सीन लगवानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो एक बहुत अहम मामले पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हैं, एक तशवीशनाक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। लाहौर की रहायशी 18 साला यास्मीन, उनको ऐसी बीमारी लाक है कि आंखों से खून के आंसू उन्हें बहते हैं। रिपोर्ट देखते हैं। एक मिसाल बनी हुई, सलाह बनना तो खून के असर होता है, तो वो तो सचमुच खून के असर होती है। लोगों को क्यों नहीं तरस आता होंगे। आंखों से बहते ये पानी के नहीं बल्कि हैं खून के आंसू। 18 साला यास्मीन ऐसे मर्ज में मुब्तला जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं। अपना घर बेचा, सामान बेचा, फाकों तक भी नौबत आई, मगर यास्मीन की तकलीफ कम ना हो पाई। पहले मैदे का अल्सर था, 2016 में मेरी आंखों से ब्लड आना शुरू हो गया। तो इसी तरह जिगर ब्लीड करता है, हेपेटाइटिस है। तो मेरे वालिदैन ने अपना घर जो है वो बेच दिया। उसके बाद जितनी भी जमा पूंजी थी आहिस्ता आहिस्ता वो बेच दी लोगों से। अब तो यहाँ तक आ गई ये बात कि लोगों से कर्ज लेके, लोगों से उधार पकड़ के मेरी मेडिसिन ली जाती है। दुखियारी माँ लाचार बेटी के आंसू पोंछती तो कभी दवा पिलाकर इसका दर्द कम करने की कोशिश करती है। प्लीज अपने बच्चों के सदके मेरी बेटी का इलाज करवाएं। कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हमने अपनी बेटी का इलाज मांगा। यास्मीन पढ़ लिख कर माँ का सहारा बनना चाहती है, मगर हालात और बीमारी ने इसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ये चीज़ जो है ये बहुत ही पेनफुल है, ये इतनी इजी नहीं है जितना के नज़र आता है। बीमारियों से जंग लड़ती यास्मीन किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला सकती, मगर किसी मसीहा की मुंतज़िर जरूर है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। तो रिपोर्ट आपने देखी है, इंतहाई दिलखराश ये रिपोर्ट, और यकीनन किसी भी माँ के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, और स्पेशली जब बेटी हो और बेटी किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो तो माँ बाप जब अपील करते नज़र आते ना, तो हम तो एक ही बात करते हैं कि बस आगे बढ़े, इन माँ बाप का हाथ थामें। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हारून तैयब साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से होश संभाला, ये बीमारी पहली दफ़ा, ये रिपोर्ट या इस तरह की कोई चीज़ पहली दफ़ा मैंने देखी है। प्लीज़ ज़रा नाजरीन की आसानी के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए समझाएगा, ये पूरे स्टार बीमारी, ये बीमारी है, ये क्या है कि आंखों से खून बह रहा है? खून के आंसू का मुहावरा तो हर कोई सुनता होगा, लेकिन इसको देखना, वो देख के बर्दाश्त नहीं हम कर पा रहे हैं। प्लीज़ ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आपने एक इंतहाई दिलचस्प रिपोर्ट हमारे सामने रखी है और ये दिलचस्प केस भी रखा है। कुछ बीमारियां होती हैं आंखों की जो बहुत कॉमन होती हैं, जिसके बारे में वाबन्नास को कॉमन नॉलेज अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ बीमारियां जो होती हैं वो काफ़ी रेयर भी होती हैं। ये उन रेयर बीमारियों में से एक बीमारी है जिसके अंदर आँख में बहुत ज़्यादा एलर्जी का होना, आँख के अंदर खून के शरियानों का सही तरीके से ना बन पाना, और कई दफ़ा कुछ ख़ास सिचुएशंस के अंदर आँख के अंदर स्पेशल किस्म के ट्यूमर्स हो सकते हैं जो कि इस तरह की कंडीशन को जन्म दे सकते हैं। सो इस सिचुएशन में पेशेंट का डिटेल एग्जामिनेशन, कुछ टेस्ट हमें मज़ीद रहनुमाई दे सकते हैं कि किस चीज़ को। ओके डॉक्टर साहब, ये बताइए ट्रीटेबल है या फिर इलाज है?
नहीं जी, बिल्कुल ट्रीटेबल है। अगर खून की शरियानें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाई, तो उसके लिए बहुत सी थेरेपीज़ हैं, रेडिएशन की फॉर्म में, इंट्रावीनस थेरेपीज़ के फॉर्म में, ओरल मेडिकेशंस की फॉर्म में, जो इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और अगर सिंपल इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है? बहुत रेयर सिचुएशन में जहाँ पे रेडिएशन काम ना करे, सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, लेकिन सर्जरी बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं होती। ओके। और क्या इस ये जो बीमारी है, क्या इसके मतलब कि कोई ग्रेड्स हैं, कोई स्टेजेस हैं कि ये इस बच्ची के साथ जो है आपको देख के क्या लगता है, इज़ इट माइल्ड या फिर ये रिग्रेसिव है, क्या है? इस बच्ची के साथ बहुत एग्रेसिव डिजीज़ है, और अगर एलर्जी का मसला निकलता है तो फिर बहुत एग्रेसिव थेरेपी की ज़रूरत होगी इस बच्ची की आंख को संभालने के लिए। ये बीमारी कई दफ़ा आंख की पुतली को भी अफेक्ट कर सकती है और आंख के पपोटों को परमानेंट तरीके से डैमेज भी कर सकती है, जिससे आंख के बाकी नाजुक अज़ा भी मुतासिर, विजन भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है फ्यूचर में जाके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, प्लीज़ ज़रा समझाइएगा कि क्या इलाज महंगा होता है काफ़ी? क्योंकि जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा कि घर बेच दिया, फिर लोगों से मदद अब वो मांग रही हैं, तो क्या बहुत एक्सपेंसिव और पाकिस्तान में ये पॉसिबल है इसका इलाज? जी बिल्कुल पॉसिबल है, और ये महंगा इलाज, इतना महंगा इलाज नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास हर तरह की कैपेसिटी के आई हॉस्पिटल्स मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर। हमारे तमाम प्रोविंसेस के अंदर अच्छी क्वालिटी के और मुतवसत घरानों से रखने वाले लोगों की हसूल के लिए भी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। आई डोंट थिंक इसका बहुत महंगा इलाज है। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है इस बीमारी के बारे में। हाँ, और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि प्रॉपर गाइडेंस, तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों को ये ज़रूर बताएं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जादू है, टोना है, किसी ने कुछ कर दिया है, तावीज़ पिला दिया है, इस तरह की कोई चीज़, तो ये वो चीज़ हरगिज़ नहीं है। इट्स ए डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटेबल। बिल्कुल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हालांकि हमारा रिलीजन जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और हम खुद भी बिलीव करते हैं कि जादू एक रियल चीज़ है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनका बहुत बेसिक साइंटिफिक रीज़न होता है। ये उन बीमारियों में से एक बीमारी है। इसको जादू से, टोने से या किसी की नज़र लगने से लिंक अप करना आई थिंक ज़रूरी नहीं है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें तो ये काफ़ी हद तक मैनेजेबल कंडीशन। डॉक्टर हारून तैयब साहब, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अब बच्चों की। बच्चे वैसे तो केक के बड़े शौकीन होते हैं, क्या मतलब है, बड़े नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जब बात होती है बच्चों की तो तकरीबन हर बच्चे की कोशिश होती है कि वो केक पर हाथ साफ करें। लेकिन क्या कभी आपने बच्चों को केक तैयार करते देखा है? नहीं। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी नन्ही फूड व्लॉगर से जिनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केक बनाना आसान लगता है, देख भी सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कराची की 14 साला लाइबा नवेद की, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ केक बनाना सीखा बल्कि अब वो सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों को सिखा भी रही हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो पूरा दिन बेबी शार्क डू देख रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे हैं। आपकी ही सफ़ों में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने केक बनाना सीख लिया है। तो लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं। लाइबा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप लोग तो यार केक खाने के शौकीन होते हैं, ये बनाने का शौक़ कैसे बढ़ गया आपको? अस्सलाम वालेकुम। शौक तो मुझे है बहुत ज़्यादा कुकिंग का, और कोशिश तो यही होती है कि मैं कुछ ना कुछ बना सकता हूँ। स्टार्ट में मैंने अपनी अम्मी से हेल्प ली, और मेरी अम्मी ने हेल्प की, और हमने ट्रायल एंड एरर से हमने स्टार्ट किया, और फिर हमने बाद में प्रॉपर क्लासेस घर में ली थी। ये मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अपनी वीडियो अपलोड करूँ, और फिर जब हमने पहली वीडियो अपलोड की मुझे बहुत अप्रिसिएशन पेरेंट्स से भी मिली और अपनी पूरी फैमिली से मिली। सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने अपना चैनल का नाम कुकिंग विद लाइबा सिटीन कुकिंग स्टूडियो चेंज कर दिया, और इसलिए किया है ताकि जो मेरी तरह और से बच्चे हैं वो भी मोटिवेट हो और अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करें और अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करें। और मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस इससे मिला था अपने इंस्टाग्राम पे और चैनल पे भी। सही। तो बच्चे तो मोटिवेट होंगे बनाने के लिए, मुझे लग रहा है कि इसको देख ना हमें मोटिवेशन होगी कि हमने केक खाना है। अच्छा मुझे बताएं, एक दिन में बहुत ज़्यादा भी केक बना लेती हैं आप? वैसे तो अमूमन थोड़ा सा भी काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन एक दिन में बहुत ज़्यादा केक बनाना है बहुत बड़ी बात है। तो कौन कौन से केक बना लेती हैं? आपका पर्सनल कौन सा फेवरेट केक है? आसान कौन सा लगता है?
जी, ये भी एक इत्तेफाक हो रहा था कि हमारे चैनल के शुरू होने के 2 से 3 महीने बाद ईद आ गई थी, तो मेरी और मेरी अम्मी ने आइडिया बनाया कि हम क्यों ना इस ईद पे जो हमारी फैमिली इतना हमें सपोर्ट करी थी, हम उनके लिए केक्स बनाए। तो हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मोर देन 20 केक्स बनाए, और हमने इनमें से कोई ओवन में बनाया और कुछ हमने स्टोव पे बनाए, और ऐसे हमारी पूरी रात लगी थी, मगर ओवरऑल सबको पसंद आए थे और सब ने अप्रिशिएट किया था। पर्सनली मुझे चॉकलेट केक सबसे अच्छा लगता है, मोस्टली बिकॉज ये सबसे डिलिशियस होता है और ये सबसे ईजीएस्ट टू बेक है। अच्छा, आपकी जो वीडियोस है ना, उसमें आपका छोटा भाई तो नज़र आता है, पेरेंट्स जो हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे भाई भी मेरे बहुत सारी वीडियोस में आ चुके हैं। मेरी अम्मी कैमरा के बिहाइंड होती है, मेरी वीडियोस ले रही होती है और मुझे बता रही होती है कि रेसिपी में क्या नेक्स्ट करना, और मुझे पूरा टाइम गाइड कर रही होती है। और मेरे फादर मुझे बहुत सारा मॉरल सपोर्ट देते हैं। वो जब भी हम कोई रेसिपी ट्राई करते हैं वो हमें बाद में बताते हैं कि हम क्या नेक्स्ट टाइम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। सही, ठीक। अच्छा लाइबा, आज आप कौन सा केक बनाने जा रही है? कोई क्विक सी रेसिपी आप हमारे साथ शेयर कर सके, ताकि बच्चों समेत ना मैं भी ये कहूँ कि अच्छा ये जल्दी बनने वाली चीज़ है तो मैं घर जाके जल्दी से केक बना लूँ। आज मैं केक नहीं बना रही हूँ, मगर बहुत वायरल रेसिपी बना रही हूँ। वो है चॉकलेट पिन्याता। ये हर ओकेजन के लिए बनाया जा सकता है, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, वेडिंग्स, ये जिसे सबको, और बहुत आसान है बनाने के लिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक इंग्रेडिएंट चाहिए, चॉकलेट, और इसको मेल्ट करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। आइदर आप डबल बॉयलर में मेल्ट करें या आप उसको माइक्रोवेव में 20-20 सेकेंड के इंटरवल से मेल्ट करें, और फिर आपको चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा मिनिमम 3 मिनट्स में। और ये बहुत आसान है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। और इसको जैसे बहुत सारे डिफरेंट नाम भी दिए जा सकते हैं, जैसे पिन्याता केक, पिन्याता सरप्राइज, चॉकलेट ट्रेजर, चॉकलेट पिन्याता, और बहुत सारे इसके डिफरेंट नाम्स हैं। तो आज पिन्याता जो है वो छत से टांगा जाता था और बच्चे जो है उसको फोड़ते थे, वो घोड़े की शक्ल में होता था और वहाँ से फिर टॉफ़ीज़ निकलती थी। लेकिन लाइबा, आपने एक नया पिन्याता मुतारिफ किया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अब आपको बताएं कि मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करने वाली शाजिया मतीन पाकिस्तान की वो वाहिद एक्सपोर्टर हैं जिनका शुमार मुल्क के बड़े बरामद कुनंदगान में होता है। शाजिया 7 बरस से, यानी जो वो 7 ईयर्स की थी, हैं ऐसा ही होगा ना? नहीं, पिछले 7 बरस। अच्छा जी, गुज़श्ता 7 बरस से सब्जी और फलों की एक्सपोर्ट के कारोबार से मुंसलिक है। और उन्हें ये जो कामयाबी है किसी ट्रे में सजा कर नहीं दी गई है, बल्कि उन्होंने ये बड़ी मुश्किल से सफ़र तय किया है। सफ़र कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात थी, शयान सलीम की रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम शाजिया मतीन है। मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर हूँ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। मैं कनाडा, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, स्टॉकहोम, मलेशिया, सिंगापुर की हाई एंड सुपरमार्केट्स में मैंगो एक्सपोर्ट कर रही हूँ, और इस वक्त मैं एक लीडिंग एक्सपोर्टर हूँ पाकिस्तान की। पैसे कमाने होते तो वो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ईज़िली कमा सकती थी और उसमें बड़ी अच्छी आपको चांस मिलते हैं। लेकिन बिज़नेस जो है ना, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है, एक इनर सेटिस्फैक्शन, जो आपको इस बात का यकीन दिलाता है कि ये आपकी अपनी सक्सेस है जो आपने किया है। हमें लगता है कि ख़वातीन या तो फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकती हैं, या आर्ट्स में जा सकती हैं, या कुकिंग कर सकती हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। ये एक माइंड सेट है। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने काफ़ी नुकसान किया, लेकिन उस वक्त मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनका बिज़नेस का तो हिस्सा ही है नफ़ा नुकसान, तो अगली सुबह उठो और भूल जाओ। जो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट लेसन दिया, और वो मैं कहती हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी सक्सेस का लेसन था। ऐसी फील्ड है कि जिसमें अगर आप एयरलाइंस या जो हमारे फ्रेट के जो मैटर्स हैं वहाँ पर भी ख़वातीन नहीं होती, क्लियरिंग एजेंट भी ख़वातीन नहीं रखी जाती। मतलब इस फील्ड में आप कहीं से भी घूमें तो आपको खातून कहीं नहीं दिखती। तो वो सबको लगता था कि ये नहीं रुक सकती। अच्छा 2 साल 3 साल बाद आखिर इनको वापस जाना ही होगा,
तो लोगों ने मुझे सीरियस नहीं लिया। एक्सपोर्टर्स ने जो मेरे दुनिया भर के क्लाइंट्स थे उनको फ़ोन करके कहा कि ये तो अब ये बिज़नेस इन्होंने संभाल लिया है और ये खातून के बस का बिज़नेस नहीं है और अब ये नहीं चलेगा। तो बेटर ये है कि आप अपने बारे में सोचें और हमारी कंपनीज़ को मौका दें ये काम करने का। ये डिस्करेजिंग एटीट्यूड था, लेकिन वक्त के साथ वही डिस्करेजिंग एटीट्यूड जो है फिर बहुत पॉजिटिव हुआ। फिर 3 साल मुझे बहुत मेहनत लगे और जब मैं लीडिंग एक्सपोर्टर बन गई तो फिर उन्हीं एक्सपोर्टरों ने मुझे खुद से वेलकम किया, उन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पे बुलाया। तो उनको ये हो गया यकीन कि नहीं ये कर सकती हैं। और इवन बाद में मुझे कुछ एक्सपोर्टर्स ने कहा कि अब हमें लगता है कि हम अपनी बेटियों को भी इस बिज़नेस में ला सकते हैं, क्योंकि कोई पहला तो हुआ जिसने ये स्टेप लिया। वैसे महक, आपने नाश्ता किया आज? नहीं, भी आप करवाएंगे ना? हाँ, मैं अभी कराता हूँ। मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू करवाऊंगा और इतना ज़बरदस्त करवाऊंगा कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी वर्चुअली। मज़ेदार पकवान खाए होंगे आपने बहुत ज़्यादा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे भी और महक को खिलाएंगे भी पटाखा चिकन। इसके जायके ने नथिया गली आने वाले सयाहों को दीवाना बना रखा है, इसीलिए हर शख्स ने पटाखा चिकन अपनी प्लेट में सजा रखा है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट देखिए। हर सू हरियाली, घने दरख्त, ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवाएं। साथ में अगर पटाखा चिकन हो जाए तो सयाहों की सैर का मजा दोबाला हो जाए। इन दिनों नथिया गली में सयाह पटाखा चिकन पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। I'm from USA. I've been eating this chicken from Taj Hotel. This is world's best chicken ever. 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया मैं ये रोस्ट यानी पटाखा रोस्ट खाने आ रहा हूँ। इस पटाखा रोस्ट को जरूर खाइएगा, ना सिर्फ आपकी सर्दी को खत्म करेगा लेकिन दुनिया का बेहतरीन टेस्ट भी आपको देगा, यकीनी तौर के ऊपर। यहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और पटाखा चिकन भी बहुत अच्छा है, बहुत स्पाइसी है लेकिन बहुत अच्छा है। होटल मालिकान कहते हैं गुज़िश्ता 50 साल से सयाहों के लिए ये खास डिश तैयार कर रहे हैं। ये हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, उसके बाद करते करते इसको 50 साल पूरे हो गए हैं। हमारा पटाखा रोस्ट देसी किस्म का होता है, इसमें देसी चीज़ें लगती है, हमारे मसाले होते हैं, लहसुन होती है, अदरक होती है, दड़ा मिर्च होती है। इसको लगा के कम से कम हम आधा घंटा इसको फ्रीज करते हैं, उसके बाद ये हम पेश करते हैं आगे। घुड़सवारी, सेल्फीज और मजेदार पकवान नथिया गली आने वालों की छुट्टियों को यादगार बना देता है। आतिफ कयूम, समा, नथिया गली। तकरीबन नथिया गली जाएं तो पटाखा चिकन पे हाथ जरूर साफ करें। और कैसा महसूस कर रही हैं आप ये देख के? और भूख लगी? यम्मी, और भूख लग रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में मैं अपना बिस्किट खा लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मुसलसल ख्वाजा सराओं को ख़ुद मुख्तार बनाने की बात करते हैं। हम दिखाते भी हैं आपको कि कैसे मुख्तलिफ शोबे जात जो है ज़िंदगी के, उसमें उनकी खदमात को बरोए कार लाया जाता है। सरकारी दफातर में तैनाती हो या फिर तालीमी मैदान में उनका नाम बनाने की कोशिशें। ख्वाजा सरा हमें आगे आगे नज़र आते हैं। बहुत ही पॉजिटिव ये इमेज है। लोधरा के एक प्रोजेक्ट से मुतालिक आज हम आपको शो में बताएंगे। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ख्वाजा सराओं को अच्छा रोज़गार फराहम किया जा रहा है। निजी इदारे के ज़ेर एहतमाम लोधरा पायलट प्रोजेक्ट ने ख्वाजा सराओं को शहद की मक्खियाँ पालने और उनसे शहद इकट्ठा करने की ट्रेनिंग दी है। और आप मनाजिर भी देख सकते हैं, माहाना अब वो हज़ारों रुपए इसमें कमा भी सकते हैं। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है CEO लोधरा पायलट प्रोजेक्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सबूर और गोशी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जी आप दोनों का शुक्रिया। सबूर साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट, क्या आइडिया था इस प्रोजेक्ट के पीछे? थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो आपने ये मौका दिया और इस मौजू पर आपने इसको हाईलाइट किया। बुनियादी तौर पर लोधरा पायलट प्रोजेक्ट एक NGO है। हम एक आवाज़ दो के नाम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें महरूम और नज़रअंदाज तबकात, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी शामिल है, ट्रांसजेंडर शामिल है, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, इनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये आइडिया उस ग्रुप के अंदर आया हमारे जब डिस्ट्रिक्ट फोरम में, जहाँ पर 15 ट्रांसजेंडर मेंबर हैं, कि नॉर्मली ये ख्याल किया जाता है कि ट्रांसजेंडर एक ख़ास तरह का काम कर सकते हैं, उनको एक लिमिटेड हवाले से हमने टैबूज बनाए हुए अपनी सोसाइटी में कि वो मेन स्ट्रीम नहीं हो सकते। तो वहाँ डिमांड ये आई कि कुछ हम इनोवेटिव काम करें, कुछ टेक्निकल काम किया जाए। तो हमने ये डिस्कशन किया। फिर मैं बड़ा मशहूर हूँ WWF का,
उन्होंने आकर हमारी टीम को ट्रांसजेंडर को टेक्निकल ट्रेनिंग दी कि किस तरह हनी बी फार्मिंग हो सकती है। और फिर हमने लोधरा पायलट प्रोजेक्ट में उसमें इनिशियल जो सपोर्ट दिया ट्रांसजेंडर्स को, और लोधरा में एक हमारा अर्बन फॉरेस्ट बना हुआ है जिसका इनिशिएटिव हमने लिया था लोधरा पायलट प्रोजेक्ट में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके। ये ट्रांसजेंडर्स वहाँ पर हनी बी फार्मिंग कर रहे हैं, और जिस तरह आपने बताया कि हमारा यहाँ 5 ट्रांसजेंडर का ग्रुप है, और ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है कि ये अपनी अर्निंग इसके जरिए कमा रहे होंगे। सही। सर ये भी समझाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ लोधरा तक महदूद है या फिर हम देखें कि दीगर शहरों में भी इसे शुरू किया गया है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात यह है कि ये जैसे लोधरा पायलट प्रोजेक्ट है, हम लोधरा में छोटे छोटे पायलट्स करते हैं। ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है, और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम इसको बहुत एक्सपेंड करेंगे, पहले सदर्न पंजाब में और फिर पूरे पंजाब और पाकिस्तान में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 20-25 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कोई महीना इसका तकरीबन हुआ है मैं शुरू किए हुए। तो 20-25 दिन के बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे, फिर हम उस एवेल्युएशन की रोशनी में इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सही। और आई थिंक हमारे साथ शायद गोशी भी मौजूद है फैसल, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी हम जानते हैं। थैंक यू सो मच गोशी, वक्त देने के लिए, वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताएं कि शहद की मक्खियों की अफजाइश और फिर शहद निकालना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मतलब आप तो एक मक्खी को देख के डर जाते हैं, यहाँ पे तो इतनी मक्खियाँ होती हैं, डर नहीं लगता आपको? नहीं मैम, बिल्कुल डर नहीं लगता। ये LPG वालों ने हमें 2 दिन की ट्रेनिंग दी है, और 2 दिन की ट्रेनिंग से अब ये मक्खियाँ हमारी दोस्त बन चुकी हैं, क्योंकि ये दूसरी मक्खियाँ होती हैं 4 किस्म की। ठीक है, ये वो मक्खियाँ हैं जो दोस्ताना मक्खियाँ होती है, यूरोपीय मक्खी है, कि इनसे अगर दोस्ती हो जाए तो ये कुछ नहीं कहते। तो आपकी मक्खियों से दोस्ती हो चुकी है? जी, दोस्ती के साथ साथ इनके हिफाजती गैजेट्स भी हमने मुहैया किए हुए हैं, जिसमें जाली वाली कैप है और दस्ताने हैं, उनके एप्रन हैं, तो सेफ्टी किट्स भी अवेलेबल हैं। सही है। अच्छा गोशी, ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी की ज़िंदगी जो है वो इतनी आसान नहीं होती है, रिज़्क़ हलाल कमाना, कितनी अच्छी बात समझते हैं आप इसको? आए और क्या कहते हैं ट्रेनिंग ले और इस काम को आगे बढ़ाएं, और क्या कहते हैं हक हलाल की कमाई में तरक्की करें और आगे बिजनेस करने की। कोरोना वायरस की वजह से हमारे फंक्शन वगैरह सब खत्म हो चुके हैं, और जिसकी वजह से LPG वालों ने हमें ये ट्रेनिंग देकर और क्या कहते हैं ये ट्रेनिंग देकर हमारे रोजगार में, हमारे कारोबार में क्या कहते हैं उन्होंने आपको हेल्प किया है, आपको सपोर्ट किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इन्हें महाना कितनी आमदन हो जाती होगी? देखिए, हमारा ख्याल है कि जो पहली प्रोडक्शन जब आ जाएगी तो एक बॉक्स से तकरीबन 10 kg के करीब शहद मिल जाएगा को 1.5 से 2 महीने में, और तकरीबन 2000 रुपया शहद का पर किलो रेट है, तो तकरीबन 20,000 के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी 2 महीने में आमदन होगी। और देखिए, जैसे आपने बात की, हम समझते हैं कि ये इस तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इसलिए करने ज़रूरी हैं कि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि ख्वाजा सरा हर तरह का काम कर सकते हैं, और दूसरा और NGOs को भी और गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ना चाहिए कि इस तरह की अच्छी बात यह है कि इससे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बन जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब आपका, और गोशी आपका भी। उम्मीद यही करते हैं कि इसके मस्बत जो सरगर्मियाँ हैं उनमें माशरे के मुख्तलिफ जो लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा और उन्हें एक बेहतरीन रोजगार का जरिया फराहम करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब भी स्वाद की हम बात करते हैं, हमारे जहन में जन्नत नज़ीर नज़ारे आते हैं, आबशार आती हैं, झीलें आती हैं, लेकिन वहाँ के लोग उतने ही टैलेंटेड और उतने ही अच्छे भी हैं। 19 साला तालबा हैं स्वाद की, उन्होंने यहाँ पे एक IT इंस्टीट्यूट खोल लिया है। माशरती रुकावटों के बावजूद बाहिम्मत ये लड़की हैं, इन्होंने IT की तालीम का बीड़ा उठा लिया है, दूसरों के लिए मिसाल कायम की है, बाहर से पढ़ के आई हैं और अब दूसरों को तालीम दे रही हैं। हम मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। शहाब, बताइए। जी बिल्कुल, जज्बा जवां हो और हौसला बुलंद हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, और ये साबित कर दिखाया है स्वात के गांव अलमगंज की बेटी अनम रहीम ने। अनम रहीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अनम रहीम ने कम ही वक्त में बड़ा नाम कमाया है। उसने अब स्वात में IT के नाम से एक कंपनी और एकेडमी भी खोली है, और यहाँ पे वो लोगों को सिखा भी रही है। उनसे बात करेंगे। अनम, अस्सलाम वालेकुम।
बताएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, तालीम कितनी हासिल की और इस वक्त आप यहाँ पे जो एकेडमी चला रही है तो कितनी मुतमईन है। मेरा नाम अनम रहीम, मैं आलमगंज से ताल्लुक़ रखने वाली हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो मैट्रिक जो है मैंने सवात से किया। कॉलेज जो है मैंने पीएफ कॉलेज से पढ़ा है पेशावर से, और फिर मेरी एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुई। उसके बाद मैं दुबई चली गई, वहाँ से मैंने आईटी के कोर्सेज़ किए। डीपीटी मेरी स्टिल कंटिन्यू है। तो अभी मैं मतलब जैसे मैंने ये खोली तो मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी एकेडमी है, जो कंपनी है, यहाँ पे आप कौन कौन से कोर्स है जो आप लोगों को यहाँ पे सिखा रही है? हमारे पास आईटी के मुख्तलिफ कोर्सेज़ है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आईएस डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ASO, SEO, ये मुख्तलिफ कोर्सेज़ हम पढ़ाते हैं। अच्छा, ये भी बताएगा कि यहाँ पे लड़कियाँ हैं तो लड़कियों को आप क्या सिखाती है, और जो लड़कियाँ आईटी के मैदान में आना चाहती है तो उनको क्या पैगाम देना चाहती है आप? लड़कियां यहाँ पे आ भी रही है। अभी मतलब 3 लड़कियां ही आई है। मुझे अफसोस भी इस बात पे है क्योंकि आप लोग मतलब लड़कों को इजाज़त दे रहे तो लड़कियों को क्यों नहीं? आप लड़कियों को भी इजाज़त दें ताकि वो भी कुछ आए और अपनी लाइफ जो है इन द फ्यूचर अच्छी तरह सर्वाइव कर सके। यहाँ की लड़कियों में कितना टैलेंट है? आप समझती हैं कि अगर वो आईटी के मैदान में आना चाहती है तो वो आगे जा सकती है? जी, काफ़ी हद तक जा सकती है अगर वो आए। हमारे पास जो है सवात में बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड लड़कियाँ हैं, लेकिन उनको सिर्फ इजाज़त नहीं है। अगर उनको इजाज़त मिले तो वो काफ़ी हद तक आगे जा सकती है। जैसे मैं आई अपने पेरेंट्स की इजाज़त की वजह से, तो वो भी इस तरह आ सकती हैं। अच्छा, आपको इस फील्ड में आने में कितनी मुश्किलात पेश आई, और बीइंग अ टीचर आप किस तरह फील कर रही है इस वक्त? मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ इस वक्त क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ अपनी टीचिंग से भी और अपने ख़ासकर अपनी एकेडमी से भी, क्योंकि मुझे अभी विदिन 1 मंथ मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। अभी 2nd मंथ मेरा कंटिन्यू है यहाँ पे। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर में सवात को जस्ट लाइक इस्लामाबाद बना के रहूँगी। अच्छा, आप एक स्टूडेंट भी है, आप डॉक्टरी कर रही है, साथ ही आप एकेडमी चला रही है, तो ये दोनों काम मुश्किल नहीं होते? मुश्किल है, क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद का कोड ही है ये कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अगर आप करना चाहें तो। आपके दुबई में बहुत अच्छी जॉब थी, आप वो छोड़ के यहाँ पे आई, तो किस जज्बे के तहत आप स्वात आई हैं और यहाँ पे अब अपनी कंपनी चला रही है? मेरा मिशन और मेरा मकसद यही था कि यहाँ पे लोग जो है वो आगे जा सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी बेरोज़गार लोग हैं। आईटी ऐसी फील्ड है कि कोई इसमें बेरोज़गार नहीं रह सकता। बहुत शुक्रिया। अनम रहीम की बात है आपने सुनी, जज्बा जो है इनका आपने देखा। हमने यहाँ पे इनकी जो एकेडमी है इसको भी विज़िट किया, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी मुतमईन है, और अनम रहीम का जो जज्बा है, हमारी दुआ है कि वो इस अपने मकसद में कामयाब हो। साथ ही उन्होंने वालिदैन को ये पैगाम दिया है कि वो अपनी बच्चियों को इजाज़त दे ताकि वो भी आईटी के मैदान में आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करे और अपने मुस्तकबिल को भी संवार सके। एक तरफ जब हम नाखुशगवार वाक़यात देखते हैं तो दिल बैठ जाता है, लेकिन फिर अनम और इन जैसी बच्चियाँ पाकिस्तान का वो इमेज दुनिया को दिखाती हैं जो हकीकत है। आगे बढ़ते हैं, शो में बात करेंगे अब बच्चों की सेहत से जुड़े एक बड़े अहम मसले की। छोटे बच्चे होते हैं, उनको बड़े इश्यूज़ होते हैं, लेकिन एक इशू जो शायद नज़रअंदाज हो जाता है वो है पेट के कीड़ों का मसला, वो जो वर्म्स हो जाते हैं। तकरीबन तमाम वालिदैन को परेशानी में ये मुब्तला कर रखता है। दुनिया भर में तकरीबन 86 करोड़ 80 लाख बच्चे हैं जो पेट के कीड़ों से पैदा होने वाली बीमारियों के ख़तरे से दो चार रहते हैं। इन बीमारियों को मिट्टी से मुंतकिल होने वाली बीमारियां भी कहा जाता है। अगर इनका इलाज ना किया जाए तो इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में बच्चे खून की कमी, ग़िज़ाई कमी और कमज़ोर जहनी और जिस्मानी नशोनुमा का शिकार हो जाते हैं। महक, बचपन में काफ़ी जो है ना हमने देखा बच्चों को कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब जो इनिशिएटिव लिया गया है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहती हैं? हाँ बिल्कुल, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन अपने कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं, मुझे ये लगता है कि वो फिर तवज्जो नहीं दे पाते अपने बच्चों पे। फिर उनकी, जैसे आपने बताया ना, नशोनुमा, फिर उनकी सेहत, फिर जनाब उनकी जो ग़िज़ाई कमी है वो जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है कि उस पर तवज्जो दी जाए। तो इस हवाले से जो कदम उठाया गया है सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर, वो बड़ा अच्छा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया कमल शोज़िब साहिबा ने। कमल साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान डिवॉर्मिंग इनिशिएटिव बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का आगाज़ कब हुआ, इसके नताइज अब तक क्या सामने आए हैं, आगे चल के मज़ीद लोग इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सबको
बहुत ही खूबसूरत सी जो आज सुबह हुई है वो बखैर। और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस इनिशिएटिव के लिए आज टाइम निकाला है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। पाकिस्तान में तकरीबन 17 मिलियन बच्चे या 1 करोड़ 70 लाख के करीब बच्चे जो स्कूल जाते हैं और इस बीमारी का शिकार हैं। और इसको हम कहते हैं कि सॉइल ट्रांसमिटेड जो हेलमिंथिसिस STH यानी पेट के कीड़े। नॉर्मली आपने माँओं को देखा होगा, बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं। कई बच्चे हमें नज़र आते हैं कि उनका रंग बहुत पीला होता है, सोखड़े की बीमारी या बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, खाते पीते कुछ नहीं है, स्कूल जाएं तो पढ़ नहीं पाते हैं, घर में हो तो भी बीमार नज़र आते हैं, पेट की बीमारियों का शिकार रहते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया। और इसकी जो बेसिक रीज़न है वो पेट के कीड़े हैं। और ये बहुत जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हाइजीन का इतना ख्याल ना रखा जाता हो, या लोग ऐसी आबादियों में रहते हों जहाँ पर पानी के इश्यूज़ हों, वहाँ पर इस किस्म की इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ये स्प्रेड करती है और इसके बहुत सारे नुकसान हैं। ये इनिशिएटिव फॉर्चुनेटली 2018 में जब हमारी हुकूमत आई तो ये हमारी मिनिस्ट्री के पास आया, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, क्योंकि इसको पहले WHO जो है और जो पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो मिलके इस पे इन्होंने एक वेंचर किया था। और लकीली ये फ़ाइल मेरे पास आई थी और तकरीबन इस सारे प्रोग्राम के लैप्स होने में 5 दिन रहते थे जब मुझे ये फ़ाइल मिली। और मैं क्योंकि एक माँ हूँ और मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि अगर इस किस्म के इश्यूज़ हों तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने एक्चुअली पढ़ा सारा बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था कि पेट के कीड़ों से कितने बड़े बड़े मसाइल हो सकते हैं, तो फिर मैंने इस इनिशिएटिव को फ़ौरन हमने फॉरवर्ड किया और इसको हम लेके चले। और सबसे पहले इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हमने इसको एडमिनिस्टर किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के तमाम जो सूबे उनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। बीच में ब्रेक आ गई पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि ये सारा जो इसका मॉडस ऑपरेंडाई या इसको ऑपरेशनलाइज करने का तरीक़ेकार था वो स्कूलों से बेस्ड था। तो मैं सिर्फ पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में आता है जहां पर ये इस किस्म की जो STH या पेट के कीड़ों की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा है। और ये बाकायदा एक खौफनाक किस्म की इन्फेक्शन है, ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है। मट्टी में बच्चे खेलते हैं, आपने देखा है, या गंदे हाथ से खाते हैं या साथ बैठ के खाते हैं, तो एक से ये दूसरे को लग सकती है। तो इस वजह से तकरीबन 3 दफ़ा या 3 साल का एक प्रोग्राम था कि 6 महीने बाद स्कूलों में बच्चों को डीवॉर्म किया जाए। 5 साल से लेके तकरीबन 14 से 15 साल की उम्र के बच्चों को 6 महीने बाद अगर डीवॉर्म किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन दी मैग्नीट्यूड या कितनी हैवीली वो इंटेस्टाइन में ये इस किस्म के पैरासाइट्स या ये वाले जो कीड़े हैं वो मौजूद हैं। तो शुक्र है हमने जब स्टार्ट किया था बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन हर काम के लिए मीडिया की बहुत ज़रूरत होती है, अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत होती है। मैं सिर्फ एक एवरेज बता दूं कि ये WHO ने हमें पहले तो ये डोनेशन में मेबेंडाजोल इस गोली का नाम है और बहुत सिंपल है, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और पाकिस्तानी 82 रुपीज़ की एक पड़ी है, जबकि हुकूमत उसको फ्री में जो है वो सबको दे रही है। और ये पूरा अब हमने इनिशिएटिव चलाया ताकि हम डिसइंफेक्ट करें, डीवॉर्म करें। उसका रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि जी अगर बच्चा 6 महीने बाद एक दफ़ा डीवॉर्म होता है तो 14% उसकी खुराक में इजाफा होता है और 18 से 19% उसकी परफॉर्मेंस में इजाफा होता है। अगर आप अपने बच्चे को डीवॉर्म नहीं करते, उसकी एवरेज एज 11 साल कम हो जाती है। वो बच्चा बाकियों के निस्बत परफॉर्म नहीं कर पाता, बीमार रहता है और जब बड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी उस तरीके से ग्रो नहीं करती। आपने सुना होगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी पहली स्पीच में स्टंटिंग का जिक्र किया था। स्टंटिंग का एक मेजर कॉज ये पेट के कीड़े हैं, जिसकी वजह से 40% बच्चे या आबादी अपनी असल हाइट को नहीं पहुंचते, अपनी असल स्ट्रेंथ पे नहीं आते और पुअर परफॉर्मर्स होते हैं। इवन अगर कोई फॉर इंस्टेंस किसी इलाके से बच्चे बड़े होते हैं या वो कोई मेहनत मजदूरी का काम करना चाहें वो नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली उस तरह से वो उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो एक ये बड़ा इशू था। पाकिस्तान के 45 अजला हैं जिसमें इस किस्म के बच्चों को डीवॉर्म किया जा रहा है। पंजाब के 5 है, मेरे पास पूरी स्टैटिस्टिक्स है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। 22 अजला थे जो सही। इसी पे अगर हम बात करना चाहें, आपने पहले तो ये कहा कि हम स्कूल लेवल पे ये करना चाह रहे हैं ऑब्वियसली,
बच्चे होते हैं वहाँ पे, तो ये इजी भी होगा कैरी आउट करने के लिए आपका प्रोसीजर। लेकिन हमारे यहाँ जो वो जो कच्ची आबादी है, जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का एक एक बड़ा हिस्सा है, जो गरीब आबादी है, वहाँ पे हाइजीन के वैसे ही इंतज़ामात नहीं होते हैं। वहाँ उस या तो कच्ची आबादी या रूरल पॉपुलेशन, वहाँ के लिए भी आप इसी प्रोग्राम को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, या उसके लिए फिर आप कोई नया इक़दाम उठाएंगे? क्योंकि उसके लिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट की ज़रूरत है। देखिए, ये मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम है और मैं क्योंकि इसको चैम्पियन किया था तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव मिनिस्ट्री है हमारी, जहाँ से इसको सारा लेके चल रही है। लेकिन इसके साथ हमने कोऑर्डिनेशन की, जो हमारी नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेशन है, यानी जो हेल्थ की मिनिस्ट्री है प्लस एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, क्योंकि तीनों ने इकट्ठे मिलकर काम करना है। तो उसके बाद सूबाई सतह पर भी PND इसको लीड करिए इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़। अच्छा, और ये हम कर चुके हैं। ये हमने पिछले 2018 में ही हमने ये स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट प्रोग्राम इसका जो है वो दिसंबर में हमने किया था, और कम से कम ये 3 दफ़ा एडमिनिस्टर हुई। बिफोर के पेंडेमिक जो कोरोना आया, इसने हमें आके स्टक किया और स्कूल बंद हो गए। तो फिर हम क्योंकि मैं इसकी जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की मैं हेड हूँ, फिर हमने इस पे पूरा मीटिंग्स की, कोऑर्डिनेशन की कि इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हेल्थ जो हमारे वर्कर्स हैं, जिस तरह आपने देखा है कि पोलियो का प्रोग्राम किया जाता है कि घर घर जाके बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं पोलियो के, ये भी हम उसी तरह का एक हमने इसका प्लान किया कि हम उन आबादियों में, उन इलाकों में जाएं जहां बच्चे स्कूलों में अभी नहीं जा रहे। और क्योंकि 5 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र के बच्चों को ये मेडिसिन देनी है, एक टैबलेट होती है, बिल्कुल उसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है, उस हिसाब से किया जाए। लेकिन लकीली अब शुक्र है कि स्कूल भी खुल गए हैं और स्कूल के नज़दीक की जो आबादी है वहाँ पे अब हम टारगेट कर रहे हैं। एक पूरा जामे प्रोग्राम है जिसको अब, क्योंकि अब हम इसको डोनेशन पे नहीं चला रहे, अब इसको पाकिस्तान की हुकूमत जो है इन कोलैबोरेशन में WHO, IRD और 2-3 और इदारे हैं जिनके साथ मिलके पूरा प्रोग्राम बनाया और उसके लिए बड़ी खतीर एक रकम जो है वो रखी है। और इसी सिलसिले में 2020 में अक्टूबर में PNNCC यानी कि पाकिस्तान नेशनल न्यूट्रिशनल काउंसिल कोऑर्डिनेशन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बनाई थी, वो भी इसमें बड़ा भरपूर हिस्सा ले रही है। बड़ा भरपूर जो है वो टारगेट कर रही है कि जहाँ इन्फेक्शन है उसको हम खत्म, उसको केटर किया जाए, ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका कंवल साहिबा। और एक बहुत अहम जो है आपने ये चीज़ निशानदेही की, क्योंकि नहीं पता था बहुत सारे लोगों को कि पेट की जो बीमारी है और ख़ास तौर पे जो पेट के कीड़ों की वजह से होती है बच्चों में, उसमें पाकिस्तान 10 जो टॉप 10 ममालिक हैं उनमें लिस्ट करता है। तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आपने जो ये डीवर्मिंग इनिशिएटिव लिया है उससे ये चीज़ इरेडिकेट हो। शेर आपकी खिदमत में अर्ज करती चलूँ, सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पन्हा हो गई। गालिब का ये शेर सेंट्रल जेल कराची के कुछ बाकमाल कैदियों पर बिल्कुल सादिक आता है, जिन्हें जेल में जब फारिग वक्त मिला तो उन्होंने अपने अंदर का जो उनका फनकार है उसको बाहर निकालने के इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने किस तरह से अपने लोहे को मनवाया, किस तरह से अपने हुनर को मनवाया, शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरा नाम सैयद बिलाल अली और मैं अरसे 17 साल से इस जेल के अंदर। इस फाइन आर्ट के अंदर मैं 2016 से आया हूँ और यहीं मैंने काम सीखा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सिखाता भी हूँ। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्किल्स के ऊपर है कि जितनी जिसके अंदर प्रोटेक्शन है वो उस हिसाब से अपना काम को आगे बढ़ाता है, क्योंकि हमारे पास कोई कोर्स सिलेबस है नहीं, कोई NGO है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जेल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह है जिसके ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन जितने भी उस्ताद हैं जो सिखा रहे हैं, इस टाइम पे काम कर रहे हैं, उन सब की किसी न किसी हवाले से पेंटिंगें बिकती रही हैं।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर उनको मौके दिए जाते हैं जो हमारी जेल इंतज़ामिया दे रही है। जिसके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। तमाम कैदी, तमाम जितने लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, वो इस चीज़ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जेल इंतज़ामिया का कि उन्होंने हमें एक जगह प्रोवाइड की। अगर यही जगह बाहर लोगों को मिल जाए तो ये जेलें खाली हो जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ बैठ के अगर काम करना जानते हैं, रंगों से खेलना जानते हैं, खूबसूरती दिखाना चाहते हैं, तो वो क्राइम की तरफ कैसे आ सकते हैं। मेरा नाम अलावद आयो है। अभी 8वां साल है, मुझे सज़ा लगी हुई है तकरीबन 25 साल। पुलिस ऑपरेशन हुआ था, उसमें पुलिस मुकाबला हुआ था और सारा दिन वार्ड में बैठ बैठ के एक दूसरे से बातें कर कर के बोर हो जाते थे। एग्जीबिशन हुई थी, उसमें मेरा एक कैनवस गया था। एक पेंटिंग मेरी थी जो मुग़ल आर्ट पे मैंने बनाई थी, मेरी जर्मन कौंसलेट ने ख़रीद की थी। मुझे 21,000 रुपये भी दिए उसने। मेरा नाम अदनान है। मैं ज़्यादातर कैलीग्राफी और लैंडस्केप पे काम करता हूँ, न्यूड पिक्चर्स भी बनाता हूँ। और ये जो हमारी गैलरी जेल इंतज़ामिया ने हमें बना के दी है, समझ लें ऐसे मौके बाहर भी लोगों को नहीं मिलते जो हमें इधर कैदियों को प्रोवाइड कर रहे हैं जेल इंतज़ामिया ने। ना हमारे साथ कोई NGO है, ना कोई और सिलेबस है। हम लोग जो जिनको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आती थी, आज पाकिस्तान में क्या बाहर मुल्कों में भी हमारा काम जा चुका है। पैसों के लिए तो नहीं करते कि वो अपना फ़न बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर पेंटिंग बिक जाती है तो उसके हौसला अफजाई होती है और वो आगे से आगे और अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त जनाब। और ये जितना भी क्रेडिट है ना, ये सारा जेल इंतज़ामिया को जाता है। अगर आप जेल में रहते हुए कैदियों को इतना सेहतमंद माहौल फराहम करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से उनका वक्त भी गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। और जब ये कहते हैं ना कि जब अवामी नुमाइंदा आर्टिस्ट हो तो हमें हर तरफ आर्ट देखने को मिलता है, कुछ ऐसा ही डीजी खान में हुआ, जहां डिप्टी कमिश्नर ने ज़ीब्रा क्रॉसिंग की जगह पेंटिंग बनवा दी। असिस्टेंट कमिश्नर है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मेहंदी मौलूफ साहब है, जिन्होंने दुनिया भर में मशहूर म्यूरल आर्ट के इस्तेमाल से ज़ीब्रा क्रॉसिंग को एक मुनफरिद शक्ल देने की कोशिश की है और तस्वीर ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। साथ ही लिखा है कि डेरा गाजी खान में एक स्कूल के आगे नए अंदाज की ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाई है, जिसे सोशल मीडिया सार्फिन ने खूब सराहा है। इस बेहतरीन इकदाम के पीछे आखिर मकसद क्या है, और जनाब क्या ये वो मकसद हासिल हो सका है जो उन्होंने मकसद हासिल करने के लिए ये इकदाम उठाया है? असिस्टेंट कमिश्नर डीजी खान मेहंदी मौलूफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बड़ा ज़बरदस्त और बहुत मुनफरिद अंदाज है, स्कूल के सामने ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बजाय पेंटिंग। इसके पीछे मकसद क्या है? पहले तो मैं ये चाहूँगी आप ज़रा हमारे नाज़रीन के सामने बयान करें। थैंक यू वेरी मच। मकसद जो है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डायरेक्शंस ये थी कि हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई स्टेप्स लेने हैं। अच्छा। तो ऑनलाइन सर्च करते हुए क्रॉस वॉक आर्ट वर्क मुझे मिला था। तो फिर डीसी साहब की डायरेक्शन पे हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ की जाए जिससे एक तो रोड सेफ्टी बच्चों के लिए भी इंश्योर हो जाए और हमारा ब्यूटिफिकेशन का प्लान भी साथ साथ चलता रहे। तो ये दो हमारे स्कूल में है कि रोड के ऊपर छुट्टी के टाइम काफी पेरेंट्स की शिकायत थी कि हम लोगों को रोड की उस साइड पे खड़े होते हैं तो बच्चों को पिक करने में इशू होता है। तो उसके लिए हमने 3 स्टेप्स लिए। एक तो इसके जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स हैं, क्रॉस वॉक्स हैं, वो डिजाइन उसमें डिजाइन करके बनाई। जी। दूसरा ये कि वहाँ पे बच्चों के लिए छुट्टी के टाइम ट्रैफिक के कांस्टेबल्स पोस्ट किए। और तीसरा ये कि उनके साथ एक साइन बोर्ड हम अब लगाने जा रहे हैं कि स्लो डाउन ज़ीब्रा क्रॉसिंग अहेड। तो ये 3 स्टेप्स लेके आई थिंक मेन मकसद जो था इसका वो अचीव हो रहा है, बच्चों की सेफ्टी, रोड सेफ्टी, और दूसरा शहर की ब्यूटिफिकेशन। सही, यानी दोनों चीज़ों को आप लोगों ने साथ साथ लेके चलना है और दोनों चीज़ों में तवाज़ुन रखना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आर्ट है सिर्फ एक स्कूल के सामने जो मौजूद सड़क है उस तक महदूद है या दीगर सड़कों पे भी हमें ऐसे आर्ट नज़र आएंगे? ये अभी तो हम लोगों ने इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट किया था, तो सिंस इसका कोई बजट नहीं था हमारे पास, हमने वॉलंटियर बेसिस पे यूनिवर्सिटी के बच्चों से रिक्वेस्ट की कि वो करें। वो उन्होंने किया। तो अब हम लोग इसको सोच रहे हैं कि हम लोग मशूरे के बाद जो है एक्सटेंड करेंगे। हमारे डीजी खान में एक पुल डार्ट है
जहाँ से काफ़ी सारी रोड्स उस पर फुल डॉट पे आती हैं, तो उसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट के वहाँ पे करेंगे। सही। और जैसे हम देखते भी हैं ना कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अक्सर वो हमें दीवारों पे पेंट करते नज़र आते हैं, क्योंकि अक्सर दीवारों पे कुछ लिख दिया जाता था, वॉल चॉकिंग होती थी, तो वो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने दीवारों पे पेंटिंग की। अब ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा इक़दाम है कि अब रोड्स पे इस तरह से पेंटिंग हो रही है कि एक लेसन भी मिल रहा है और आप खूबसूरती को भी मेंटेन कर रहे हैं। अगर मैं आपकी शख्सियत के बारे में जानना चाहूँ तो आपको खुद पेंटिंग का कितना शौक़ है? पेंटिंग का तो नहीं मुझे शौक, ना मुझे आती है। तो ये तो इसमें मेरी, जैसा पहले अर्ज कर रही थी, जो सच बात है वो ये, इसमें मेरी आर्ट हिस्ट्री तो कोई नहीं है। हाँ। मैंने गूगल पे देखा था तो इसको बस हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो मेन इसमें क्रेडिट उन बच्चों को जाता है जिन्होंने ये एक्चुअली पेंट किया और इसको डिजाइन किया। सही। तो मैं ये जान सकती हूँ कि इसको पेंट करने में, डिजाइन करने में कितना वक्त लगा? इट टुक अस 1 डे। पूरा दिन एक लग गया था। हमने एक दिन में 2 क्रॉस वॉक्स बना दिए थे डबल रोड पे। सही है। तो मेहंदी साहब, इसका अगर मैं रिस्पांस आपसे पूछना चाहूँ, इसका रिस्पांस कैसा है, खुसूसन पेरेंट्स की जानिब से, क्योंकि आपने जैसे कहा कि बच्चों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी? इसका रिस्पांस, एक तो सोशल मीडिया पे रिस्पांस था, वो आई थिंक उसका थोड़ा रिस्पांस ऐसा था कि ये बाद में रिस्पांस आया जब हम इसको, मैं आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताता हूँ। जब ये हम लोग पेंट कर रहे थे ना, तो मेरे पास 2 पेरेंट्स आए थे वहां से गुजरते हुए और आके वो कह के गए थे, मैं चूंकि वहीं पे बैठा हुआ था जब पेंट यहाँ पे हो रहा था, तो पेरेंट्स ने आके बड़ा सराहा था इसको और कहा था कि हम लोग अक्रॉस द रोड खड़े होते हैं तो हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, या आपने बड़ा अच्छा काम कराया। अच्छा। तो वहाँ से हमें मोटिवेशन भी मिली कि इसको बाकी जगह पे भी करना चाहिए। सही। और वाकई एक यूजफुल चीज़ है। सही। अच्छा मेहंदी साहब, जैसे हम डीजी खान की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे बने हुए भी नहीं हैं, तो जो रोड्स अनकम्प्लीट हैं उन पे ये काम किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि यकीनन पहले तो उनको कंप्लीट करना है, पहले उन रोड को सही बनाना है, सही तरीके से वो रोड्स होंगे तभी हम ऐसी पेंटिंग्स कर सकते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर रोड टूटा हुआ हो तो उसके ऊपर जो है वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग या क्रॉस वॉक तो नहीं बन पाएगी। तो हमारा फोकस अभी फ़िलहाल जो है वो रोड सेफ्टी उन्हीं एरियाज़ पे इंश्योर करना है जो शहर के मेन एरियाज़ हैं, और शहर के मेन एरियाज़ में ज़्यादातर रोड्स जो हैं वो बनी हुई हैं। कोई 2-3 हमारी रोड्स हैं मेन जिनके ऊपर अभी काम होना है, कुछ रोड्स ऐसी हैं जो बन रही हैं। तो पॉइंट बीइंग कि अभी भी हमारे पास काफी सारी ऐसी रोड्स हैं जिन पे क्रॉस वॉक्स की जरूरत है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स की जरूरत है, और उनको हम कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि रोड अगर टूटी भी हो या बनी हुई नहीं हो तो उसके ऊपर तो क्रॉस वॉक या ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाना मुश्किल हो जाएगा। सही। अच्छा, लास्ट में मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे ये चीज़ है बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, तो आपके ख्याल में क्या दूसरे जो शहर हैं पंजाब के, वहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए क्या अपने अपने शहरों में इस तरह की पेंटिंग को, कि आप शहर की खूबसूरती को भी मेंटेन कर रहे हैं और जनाब तहफ़्फ़ुज़ को भी बरकरार रख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ज़ीब्रा क्रॉसिंग मौजूद होते हुए भी ना, वो अगर हम देखें तो तब भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करते और धड़ाधड़ जा रहे होते हैं, स्पेशली अगर पंजाब के बड़े शहरों की मैं बात करूं। मेरे ख्याल में दूसरे शहरों में बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैं लाहौर पोस्टेड था तो हमने लाहौर में भी ये 1-2 जगह पे ये स्टेप लेने की कोशिश की थी। अच्छा। लेकिन सिंस हमारा पहली दफा था तो हम लोग उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर सके थे इन टर्म्स ऑफ द पेंट दैट वी वर यूजिंग। इसके अंदर पेंट जो यूज होता है वो थर्मोप्लास्टिक पेंट होता है व्हिच इज यूजुअली यूज्ड ऑन रोड्स। दूसरा जो नॉर्मल पेंट होता है जो हम लोग दीवारों पे करते हैं वो 1 हफ्ते से ज्यादा रोड के ऊपर नहीं टिक सकता, क्योंकि उसका वेयर एंड टेयर इतना ज्यादा होता है, गाड़ियों ने गुजरना होता है। तो मेरे ख्याल में इनको बाकी शहरों में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की कि लोग ज़ीब्रा क्रॉसिंग से गुजरते नहीं है और गाड़ियां उसके लिए रुकती नहीं है, तो ये इन्फोर्समेंट की बात है। ख्याल में इन्फोर्समेंट अगर बेहतर बनाई जाए तो अवाम को इस हवाले से शऊर हम अवाम में पैदा कर सकते हैं। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले वक्त में भी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं से ही मदद ली जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही हम लोग वॉलंटियर बेसिस पे उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये करें, और आई एम श्योर काफी सारे लोग पहले भी आगे आए थे और आई एम श्योर अगली दफा भी आएंगे।
ठीक है, मेहंदी मौलूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने। आगे बढ़ते हैं, ज़रा KPK का रुख करते हैं। जब भी हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं ना, कैमरे के उस पर बैठे तमाम नाज़रीन को लगता है कि अब नया दिन की टीम जो है हमें सैर के लिए लेके जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, सैर करवाने लगे आपको एक म्यूज़ियम की। कंधारा तहजीब और बुधा के नवादरात का सबसे बड़ा मरकज़ है पेशावर म्यूज़ियम, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने असल शक्ल में बहाल करके इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ा दी है। वैसे खैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नमेंट है वो बड़े इक़दाम करती है, चाहे सयाहत के हवाले से हो जाए या किसी भी पुरानी चीज़ की मेंटेनेंस के हवाले से बात हो जाए। म्यूज़ियम में रखे गए नवादरात में तो आवाम की दिलचस्पी है ही, लेकिन जब हम इस इमारत को देखते हैं ना तो जनाब ये भी किसी अजूबे से हमें कम नज़र नहीं आती। इंतहाई अट्रैक्टिव है और दिल करता है कि यहाँ की सैर की जाए। तो आपका भी दिल कर रहा होगा सुबह सुबह चाय का कप हाथ में लेके कि यहाँ की सैर करें, तो रहम यूसुफजई हमें सैर करवाएंगे। अठारहवीं सदी की आलीशान तर्ज तामीर का शाहकार पेशावर म्यूजियम, जो अंग्रेज दौर में डांसिंग हॉल हुआ करता था, इमारत असल शक्ल में बहाल हुई तो अजायबघर सयाहों की कशिश का बायस बना। महकमे आर्कियोलॉजी ने इमारत की सीलिंग रिमूव कर दी है, ऑयल बेस्ड पेंट खत्म करके वाटर बेस्ड पेंट का इस्तेमाल किया। बुद्धा की आलीशान मुजस्सिमों को दामन में लिए ये तारीखी अजायबघर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए कशिश का बायस है। बुद्धा की जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार पत्थर पर खंदा मुजस्सिमों की सूरत में एक छत के नीचे मौजूद, जो एक कीमती और नायाब असासा है। पेशावर का ये अजायबघर दुनिया भर में नवादरात की तादाद और मेयार के हवाले से गंधारा तहजीब का सबसे बड़ा मरकज है, जिसकी इमारत विक्टोरियन आर्किटेक्चर का शाहकार है। ये अजायबघर पाकिस्तान के कदीम तरीन अजायबघरों में से एक है। इमारत को असली हालत में बहाल करने के लिए अंग्रेज दौर के पक्का कली पेंट का तरीका इस्तेमाल किया गया। उन्नीस 1906 में इस इमारत को गंधारा म्यूजियम में तब्दील किया गया, जिसे अब असल हालत में तब्दील करके जश्न आज़ादी के दिन आवाम के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। महकमा आर्कियोलॉजी की जानिब से पेशावर म्यूजियम की अपनी असल शक्ल में बहाली से ये तारीखी म्यूजियम सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश हो गया है। कैमरामैन आबिद खान के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। और जनाब इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है डायरेक्टर आर्कियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर समद साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग और जश्न आज़ादी भी करीब है और इस मौके पर दोबारा से म्यूज़ियम को खोल देना लोगों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है आपने। मुझे बस सिर्फ ये जानना है आपसे कि इसकी मेंटेनेंस में कितना वक्त लगा, म्यूज़ियम की असल शक्ल को बहाल करने में कितने चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़े? जी बहुत शुक्रिया। आखिर में आपकी आवाज़ तो कट गई, लेकिन ये जिस तरह आपने रिपोर्ट में बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है गंधारा आर्ट का। इसमें 40,000 ऑब्जेक्ट्स यहाँ में हमारे पास स्टोर में मौजूद है। क्वालिटी और क्वांटिटी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। ठीक है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ये इसकी जो बिल्डिंग है वो भी एक शाहकार है आर्किटेक्चर का, विक्टोरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये पहले जिस तरह आपने रिपोर्ट में भी कहा कि बॉल रूम था, डांस क्लब था। 1906 में इसको मौजूदा म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया और इसके अलावा ये सूबाई असम्बली का पहला सेंटर भी रह चुका है, इजलास के लिए पहला हॉल भी रह चुका है, मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए यूज़ होता रहा। लेकिन पिछले 50 साल में अनफॉर्चुनेटली इसकी जो हेरिटेज एथेंटिसिटी थी बिल्डिंग की वो ज़रा कंप्रोमाइज़ हो गई थी। मुख्तलिफ़ वक्त में इसमें इंटरवेंशंस हो चुकी थी, जिसमें टाइल्स लग गए थे या फॉल सीलिंग लग गई थी या बिल्डिंग जो है इसकी ऑयल बेस पेंट कर दिया गया था, इसके जो ओरिजिनल आर्चेस थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे या इसका जो ओरिजिनल डांस फ्लोर था वो ख़राब हो गया था। तो ये पिछले 5 महीने में खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने हमें इसके लिए फ़ंडिंग दी है और इंस्ट्रक्शन थी कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है कि पाकिस्तान को ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा को रिलीजियस टूरिज़म का एक हब डिक्लेयर करके लॉन्च किया जाए, तो पेशावर म्यूज़ियम रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से बहुत अहमियत इसका है। और पिछले 5 महीनों में हमने इसकी रिहेबिलिटेशन की, इसकी ओरिजिनल हालत बहाल की है, जिसमें आपने देखा होगा पक्का कली अंग्रेज़ ज़माने में एक टेक्निक हुआ करती थी जिसमें
पेंट हुआ करती थी, वो हमने की, जो बिल्कुल नापैद हो चुकी है वो टेक्निक, लोग अभी वो नहीं है। लेकिन इसके अलावा हमने वहाँ पे फॉल सीलिंग रिमूव की, टाइल्स रिमूव किए, इसके जो डांस फ्लोर था ओरिजिनल वो टीक वुड से वो रिस्टोर किए, इसके नीचेस थे। अभी नेक्स्ट फेज़ में हम इसके शोकेसेस प्रॉपर नैरेटिव थीम्स के लिहाज से वर्ल्ड बैंक गाइड का एक प्रोजेक्ट है जिसमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट हमने हायर किए हुए हैं। अच्छा। उनका काम ये है कि इसमें प्रॉपर नैरेटिव के लिहाज से, ताकि अगर इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट पेशावर म्यूज़ियम आए, कोई ख़ास सबक सीख के जाएं कि इस खित्ते ने, पाकिस्तान ने दुनिया को क्या कंट्रीब्यूशन दी है आज से 2000 साल पहले, रिलीजन के हवाले से, तिजारत के हवाले से, या बाकी इकोनॉमी की कंट्रीब्यूशन क्या क्या है इस रीजन के, जो अनफॉर्चुनेटली लोग भूल चुके हैं 9/11 के बाद। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम गंधारा तहज़ीब की बात करें, बहुत वसी तहज़ीब है इनकी और बहुत मालूमात ऐसी है जिसको शायद अब लोग भुला भी चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो इसका एक मरकज़ भी समझा जाता है क्योंकि बहुत सारे रंग हमें मिलते हैं। इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कितना अट्रैक्टिव है ये? जी बिल्कुल, जिस आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा, ये खैबर पख्तूनख्वा जो है जिस तरह मुसलमानों के लिए एक सेक्रेट जगह है, इंपॉर्टेंट जगह है, इसके अलावा 6 से 7 डिफरेंट मज़ाहिब के लिए खैबर पख्तूनख्वा एक मुक़द्दस जगह रह चुकी है। ख़ासकर बुद्धिस्ट के लिए, जिस तरह हम हज जाते हैं, मुसलमान हज जाते हैं, उसी तरह बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा उनके लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पे उनके जो अर्लीस्ट 2000 साल पहले जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, जगह है, मुक़द्दस मकामात है, वो खैबर पख्तूनख्वा में है। इसके अलावा हिंदुज़म जो है, हिंदू मज़हब की इब्तिदा जो है वो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा से हुई आज से 2000 साल पहले। यानी मौजूदा इंडिया के साथ हिंदुज़म की इब्तिदा का कोई ताल्लुक़ नहीं है यहाँ से। उसमें इवन जो वैदिक ऋग वेदास हैं वो भी इसी खित्ते में, स्वात में और खैबर पख्तूनख्वा में लिखी गई हैं। इन जगहों का जिक्र है बाकायदा। सिखिज़म की अगर बात की जाए तो 90% ऑफ सिख हेरिटेज वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। यहाँ पे जमरोद फोर्ट है, जिस तरह मैं कंपैरिजन वैसे आपको दे रहा हूँ जी। हरी सिंह नलवा उनका एक जर्नल रह चुका है, रंजीत सिंह का, वो उसकी कब्र है यहाँ पे। अच्छा। बहुत सारे सिख इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ पे विज़िट करें। इसके अलावा पाकिस्तान जो है क्रिश्चियनिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये वाहिद दुनिया में मुल्क है जो नॉन क्रिश्चियन मुल्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चेज़ हैं यहाँ पे आउटसाइड द क्रिश्चियन वर्ल्ड। तो ये इसके अलावा कैलाश कल्चर है, कैलाश कबीला है, यूनिक उनका अपना रिलीजन है, लाइफ स्टाइल है। तो ये मुख्तलिफ, जिस तरह मैंने कहा कि मुसलमान के लिए जितना मुक़द्दस है, इसी तरह बाकी मज़ाहिब के लिए भी बहुत रिलीजियस टूरिज़म का बहुत स्कोप है। यहाँ पे 2000 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल ऐसे साइट्स हैं जिस पे काम किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल हमने 25 के करीब ऐसे आसार कदीमा के साइट्स सेलेक्ट किए हैं और उस पर काम डेवलपमेंट जारी है कि उसको रिलीजियस हेरिटेज प्रमोशन के लिए, टूरिज़म के लिए प्रमोट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ज़रा इश्यूज़ आ गए, अदरवाइज़ कोविड से पहले काफ़ी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट टूरिस्ट ही आना शुरू हो गए थे। चीफ मंक्स साउथ कोरिया से आए थे, थाईलैंड से आए थे, वो अभी भी आना चाहते, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं आ पा रहे। ठीक, डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताएगा, स्वात में अब भी तारीखी चीज़ों की तलाश की जा रही है। मुझे बताएं कि अगर किसी हालिया रिसर्च से मुतालिक कोई तफसील आप हमारे साथ शेयर कर सके तो। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, लेकिन मैंने जितना सुना कि आपने तारीखी आर्कियोलॉजिकल साइट की रिसर्च के बारे में पूछा है। जी बिल्कुल, ये भी एक कंटिन्यूस हमारे डिपार्टमेंट का एक काम है। अभी भी मैं और आप जो बात कर रहे हैं इस वक्त, हम 3 ऐसे आसार कदीमा आर्कियोलॉजिकल साइट की एक्सकेवेशंस करें, खुदाई करें, साइंटिफिक खुदाई करें, सवाबी में, स्वात में, जिससे मुख्तलिफ नई चीज़ें, चैप्टर्स का इजाफा हो रहा है हिस्ट्री में। इसके अलावा 20 के करीब ऐसे साइट्स हैं जिसकी हम कंजर्वेशन कर रहे हैं। जिस तरह आपने पेशावर म्यूज़ियम पे एक रिपोर्ट चलाई, इस तरह के 20 और आसार कदीमा के हेरिटेज साइट्स हैं जिसकी हम प्रॉपर साइंटिफिक बुनियादों पे कंजर्वेशन कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले 6 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पेशावर आए थे। अली मर्दान विला हमने 2 साल में उसकी कंजर्वेशन की है, रिस्टोर किया है। वो भी 14 अगस्त को हम इसको पब्लिक के लिए ओपन करेंगे और पेशावर म्यूज़ियम भी ये ओपन होगा पब्लिक के लिए, ताकि नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट दोबारा से आना शुरू हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमेशा से दाम लेती हुई हमें नज़र आती है सयाहत को फ़रोग देने के लिए भी।